हेलो फ्रेंड्स, बुक सफर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपको दुनिया की उस छुपी हुई दुनिया में ले जाएगी जहां पैसा कभी सोता नहीं, जहां फैसले सेकंडों में लिए जाते हैं और जहां एक गलत अनुमान करोड़ों डॉलर की तबाही ला सकता है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको उस दुनिया में ले चलूं, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिलती है, जब रुपया या डॉलर की कीमत बदलती है, जब शेयर बाजार में तूफान आता है, तो उसके पीछे कौन होता है? क्या सरकारें, क्या बैंक या फिर कोई और? कौन है वो लोग जो अंधेरे में बैठकर दुनिया की आर्थिक दिशा तय करते हैं? वो कौन से इनविजिबल हैंड्स हैं जो हमारी जेब, हमारी नौकरी, हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं? आज की कहानी उन्हीं अदृश्य हाथों की है, उन लोगों की जो आपकी और मेरी जिंदगी को छूते हैं लेकिन हम उन्हें कभी देख नहीं पाते। उन मैक्रो ट्रेडर्स की, उन हेज फंड मैनेजर्स की, उन ग्लोबल इन्वेस्टर्स की जिन्होंने सिस्टम को समझा, खेल को समझा और फिर खुद के नियम बनाए। तो आइए, आज मैं आपको ले चलता हूं एक ऐसी यात्रा पर जो शायद आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। अर्जुन की बेचैनी, एक आम इंसान का संघर्ष। अर्जुन 32 साल का एक आम इंसान था। मुंबई के एक क्राउडेड इलाके में रहता था जहां लोकल ट्रेन की आवाज सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक सुनाई देती थी। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में आईटी एनालिस्ट के तौर पर काम करता था। हर महीने उसके अकाउंट में 75,000 रुपए आते थे। देखने में अच्छी सैलरी थी, लेकिन हर महीने की 25 तारीख आते आते उसकी जेब खाली हो जाती थी। किराया 25,000, घर का खर्च 15,000, ईएमआई बाइक की 8,000, बिजली, इंटरनेट, फोन बिल 5,000। बाकी का खर्च बचता ही नहीं था। अर्जुन रोज सोचता था, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं, अच्छे कॉलेज से इंजीनियर हूं, अच्छी कंपनी में काम करता हूं, फिर भी क्यों हर महीने मेरी यही हालत है? उसके ऑफिस के कुछ कलीग्स थे जो उससे कम पढ़े लिखे थे लेकिन ज्यादा अमीर दिखते थे। नई गाड़ी, महंगे कपड़े, वीकेंड पर गोवा या लोनावाला की ट्रिप। अर्जुन सोचता, इनके पास पैसा कहां से आता है? एक शाम ऑफिस से घर लौटते समय लोकल ट्रेन में खड़े खड़े जब चारों तरफ भीड़ थी, पसीने से तरबतर थके हारे लोग, अर्जुन ने सोचा, क्या मैं भी 60 साल की उम्र तक ऐसे ही जीऊंगा? उस रात घर पहुंचकर उसने अपना बैंक अकाउंट खोला। सेविंग्स 42,378 रुपए। बस इतना? पूरे साल की कमाई में से बस इतना बचा था। उसने कैलकुलेटर निकाला और हिसाब लगाया। अगर यही रफ्तार रही तो 10 साल में उसके पास शायद 5-6 लाख रुपए होंगे। और उससे क्या होगा? कोई घर, कोई गाड़ी, बच्चों की पढ़ाई, शादी? कुछ नहीं। वो फ्रस्ट्रेशन में अपने फोन पर यूट्यूब खोलकर बैठ गया। उसने सर्च किया, हाउ टू बिकम रिच फास्ट इन इंडिया। वीडियोस की भरमार थी। 10 लाख को 1 करोड़ बनाओ सिर्फ 2 साल में, स्टॉक मार्केट से रातों रात अमीर बनो, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो, मिलियनेयर बन जाओ। हर वीडियो एक प्रॉमिस था, हर थंबनेल एक सपना, हर टाइटल एक झूठ। अर्जुन ने 4-5 वीडियोस देखे, सब एक जैसे थे। मोटिवेशनल म्यूजिक, फैंसी ग्राफिक्स, लेकिन कोई रियल स्ट्रैटेजी नहीं। वो सोचने लगा, क्या सच में कोई रास्ता नहीं है? क्या गरीब से अमीर बनना सिर्फ एक सपना है? उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। वो करवटें बदलता रहा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, मैं कब तक इंतजार करूंगा? विक्रम सर की मुलाकात, एक नई दिशा। अगले दिन ऑफिस में अर्जुन थोड़ा उदास था। उसकी प्रोडक्टिविटी कम थी। वो बार बार अपने फोन पर इन्वेस्टमेंट एप्स देख रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके क्यूबिकल के पास से विक्रम गुजरे। विक्रम 52 साल के, शांत स्वभाव वाले इंसान, कंपनी में सीनियर कंसल्टेंट थे। लेकिन उनके बारे में एक अजीब बात थी, वो कभी किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे, अपने काम में मग्न रहते थे। लेकिन उनकी आंखों में एक अलग चमक थी, एक कॉन्फिडेंस था। लोग कहते थे कि विक्रम सर पहले किसी बड़े हेज फंड में काम करते थे, लंदन में रहे थे कुछ साल, फिर इंडिया वापस आ गए। क्यों आए, किसी को नहीं पता था। उस दिन लंच ब्रेक में अर्जुन ने हिम्मत की। वो कैंटीन में विक्रम के पास गया और बोला, सर क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूं? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जरूर। कुछ देर चुपचाप खाना खाने के बाद अर्जुन ने पूछा, सर मैंने सुना है आप हेज फंड में थे? विक्रम ने धीरे से सिर हिलाया, हाँ बहुत पहले की बात है, 15 साल पहले। कैसा था वो एक्सपीरियंस? विक्रम ने अपनी प्लेट को एक तरफ रखा, कॉफी का सिप लिया और बोले, देखो अर्जुन, जो लोग टीवी पर आते हैं, जो इंटरव्यूज देते हैं, जो सोशल मीडिया पर टिप्स देते हैं, वो सब बस चेहरे हैं। दुनिया का असली खेल तो पर्दे के पीछे चलता है। मैक्रो ट्रेडर्स, हेज फंड मैनेजर्स, ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये वो लोग हैं जो तुम्हारी और मेरी सोच से बिल्कुल अलग तरीके से दुनिया को देखते हैं। अर्जुन ने पूछा, मतलब? विक्रम ने समझाया, देखो अर्जुन, तुम और मैं सोचते हैं कि अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है तो उसके शेयर्स खरीद लो।
लेकिन ये मैक्रो ट्रेडर्स ऐसे नहीं सोचते। वो सोचते हैं अगले 5 साल में कौन सी करेंसी मजबूत होगी, कौन से देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा, कौन सी कमोडिटी की डिमांड बढ़ेगी, किस देश की गवर्नमेंट पॉलिसी से पूरी दुनिया प्रभावित होगी। अर्जुन हैरान था, इतना बड़ा सोचते हैं? हाँ, और सबसे बड़ी बात, वो भीड़ के साथ नहीं चलते। जब सब खरीद रहे होते हैं वो बेचते हैं, जब सब पैनिक में होते हैं वो खरीदते हैं। अर्जुन ने सोचा, ये तो मेरी सोच के बिल्कुल उल्टा है। विक्रम ने आगे कहा, अगर तुम सच में समझना चाहते हो कि पैसा कैसे बनता है तो तुम्हें उन लोगों को समझना होगा जो सिस्टम को चलाते हैं। मैं तुम्हें एक किताब रेकमेंड करता हूं, पढ़ोगे? अर्जुन ने तुरंत कहा, जी सर, जरूर। विक्रम ने अपने फोन से एक स्क्रीनशॉट शेयर की। स्क्रीन पर लिखा था, द इनविजिबल हैंड्स, हेज फंड ट्रेडर्स ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी। ये किताब तुम्हें वो दुनिया दिखाएगी जो तुमने कभी नहीं देखी नहीं। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई गेट रिच क्विक गाइड नहीं है, ये असल खिलाड़ियों की रियल स्टोरीज है। उस दिन के बाद अर्जुन के मन में कुछ बदल गया, जैसे किसी ने उसकी आंखों पर से एक मोटा पर्दा हटा दिया हो। जॉर्ज सोरोस, वो आदमी जिसने बैंक ऑफ इंग्लैंड को हरा दिया। अर्जुन ने उसी रात वो किताब डाउनलोड कर ली। पहले चैप्टर में ही उसे एक नाम मिला जो उसने पहले कभी नहीं सुना था, जॉर्ज सोरोस। सोरोस एक हंगेरियन इमिग्रेंट जो वर्ल्ड वॉर II के दौरान नाजी परसिक्यूशन से बचकर भागा था, जो लंदन में पॉवर्टी में रहा, जो बिना किसी बैकग्राउंड के सिर्फ अपनी समझ के दम पर दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक बन गया। लेकिन सोरोस की सबसे फेमस स्टोरी थी 1992 का ब्लैक वेंसडे। अर्जुन ने पढ़ा, 1992 में ब्रिटेन यूरोपियन एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म का हिस्सा था। इसका मतलब था कि ब्रिटिश पाउंड को एक फिक्स्ड रेंज में रहना था। लेकिन ब्रिटिश इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी दिखाई जा रही थी। इंटरेस्ट रेट्स ऊंचे थे, इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, इकोनॉमी स्लो हो रही थी। सोरोस ने यह सब देखा, उसने एनालिसिस किया, उसने समझा कि ब्रिटेन ज्यादा दिन तक पाउंड को इस रेंज में नहीं रख पाएगा। उसे पता था कि बैंक ऑफ इंग्लैंड को हार माननी पड़ेगी। तो उसने क्या किया? उसने ब्रिटिश पाउंड के खिलाफ $10 बिलियन की बेट लगा दी। उसने शॉर्ट सेल किया, यानी उसने उधार लेकर पाउंड बेच दिया, इस उम्मीद में कि जब पाउंड की कीमत गिरेगी तो वो सस्ते में वापस खरीदकर प्रॉफिट कमाएगा। ये बहुत बड़ा रिस्क था। अगर पाउंड गिरने की बजाय बढ़ जाता तो सोरोस पूरी तरह बर्बाद हो जाता। लेकिन सोरोस कॉन्फिडेंट था, उसने अपना होमवर्क किया था। और फिर वो दिन आया, 16 सितंबर 1992, ब्लैक वेंसडे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरी ताकत लगा दी पाउंड को बचाने के लिए। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बिलियंस खर्च किए, इंटरेस्ट रेट्स को 10% से बढ़ाकर 12% किया, फिर 15% तक पहुंचाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मार्केट प्रेशर इतना ज्यादा था कि फाइनली शाम को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हार मान ली। उन्होंने पाउंड को ERM से बाहर निकाल दिया। पाउंड की कीमत क्रैश हो गई। और सोरोस क्या? उसने उस एक दिन में $1 बिलियन कमा लिया। अर्जुन ये पढ़कर सन्न रह गया। एक आदमी ने एक पूरी सरकार को, एक पूरे देश की सेंट्रल बैंक को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन फिर उसने आगे पढ़ा, सोरोस ने यह सिर्फ लालच के लिए नहीं किया था। इंटरव्यू में उसने कहा था, मेरा मानना था कि ब्रिटेन ERM में गलत तरीके से फंसा हुआ था। जितना जल्दी ये बंधन टूटेगा ब्रिटेन के लिए उतना अच्छा होगा। मैंने बस मार्केट की असलियत को रिकॉग्नाइज किया। यहां अर्जुन को पहली बड़ी सीख मिली। दुनिया में पावर सिर्फ गवर्नमेंट्स के पास नहीं होती। पावर उन लोगों के पास होती है जो रियलिटी को पहचान सके, जो क्राउड से अलग सोच सके, जो अपने कन्विक्शन पर खड़े रह सके। लेकिन साथ ही एक और बात भी समझ आई, ये सब ओवरनाइट नहीं हुआ था। सोरोस ने डेकेड्स तक मार्केट्स को स्टडी किया था। उसने फिलॉसफी पढ़ी थी, इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, हिस्ट्री पढ़ी थी। उसकी सक्सेस लक नहीं, प्रेपरेशन थी। पॉल ट्यूडर जोन्स, डिसिप्लिन का महत्व। अगले दिन ऑफिस में अर्जुन का फोकस नहीं था। वो बार बार अपने फोन पर वो किताब पढ़ रहा था। अगला चैप्टर था पॉल ट्यूडर जोन्स के बारे में। पॉल ट्यूडर जोन्स, ट्रेडिंग का एक लिविंग लेजेंड। अर्जुन ने पढ़ा कि 1987 में एक बहुत बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था, ब्लैक मंडे, 19 अक्टूबर 1987। वो दिन जब डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने एक ही दिन में 22.6% गिरावट दर्ज की, हिस्ट्री में सबसे बड़ी सिंगल डे परसेंटेज डिक्लाइन। उस दिन लाखों लोगों ने अपनी सारी संपत्ति खो दी। इन्वेस्टर्स रो रहे थे, ब्रोकर्स शॉक में थे, पूरा वॉल स्ट्रीट केओस में था। लेकिन पॉल ट्यूडर जोन्स, उसने उस महीने में अपने फंड का वैल्यू 62% बढ़ा दिया। हाँ, 62%। जब सब डूब रहे थे तब वो तैर रहा था। कैसे? क्योंकि उसने क्रैश को आते हुए देख लिया था। जोन्स टेक्निकल एनालिसिस का मास्टर था। वो चार्ट्स को घंटों देखता था, पैटर्न्स को स्टडी करता था,
मार्केट सेंटिमेंट को महसूस करता था। उसने देखा था कि मार्केट ओवरवैल्यूड हो चुका था। उसने देखा था कि 1929 के ग्रेट डिप्रेशन से पहले जो पैटर्न्स बने थे वो 1987 में फिर से बन रहे थे। तो उसने क्या किया? उसने शॉर्ट पोजीशंस ले लिए, उसने पुट ऑप्शंस खरीद लिए, उसने अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट किया, और जब क्रैश आया तो वो तैयार था। लेकिन अर्जुन के लिए सबसे इंटरेस्टिंग बात यह नहीं थी। सबसे इंटरेस्टिंग था जोन्स का ट्रेडिंग फिलॉसफी। प्लान योर ट्रेड, ट्रेड योर प्लान। जोन्स का कहना था, पहले पूरी प्लानिंग करो, एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट टारगेट, सब कुछ पहले से डिसाइड करो और फिर उसी प्लान को फॉलो करो। इमोशंस को बीच में मत आने दो। उसके ऑफिस में एक रूल था, अगर कोई ट्रेडर अपने प्लान से डिविएट करे तो इमीडिएटली वार्निंग मिलती थी, दूसरी बार फायर्ड। जोन्स कहता था, मुझे पैसा कमाना सिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे सिखाओ कि लॉस को कैसे कंट्रोल करें। अगर तुमने लॉसेस को कंट्रोल कर लिया तो प्रॉफिट्स ऑटोमेटिकली आएंगे। एक और फेमस कोट था उसका, डोंट फोकस ऑन मेकिंग मनी, फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग व्हाट यू हैव। अर्जुन ने अपनी नोटबुक में लिखा, डिफेंस पहले, ऑफेंस बाद में। यह सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं थी, यह लाइफ का भी प्रिंसिपल था। अर्जुन ने सोचा, मैं तो हमेशा सोचता हूं कि कैसे ज्यादा कमाऊं, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि जो है उसे कैसे बचाऊं। उसने अपने खर्चों को देखा, कितनी बार उसने इंपल्सिवली शॉपिंग की थी, कितनी बार रेस्टोरेंट्स में जाकर ज्यादा पैसे उड़ाए, कितनी बार गैजेट्स खरीदे जिनकी जरूरत नहीं थी। उसने डिसाइड किया, अब से पहले बचत फिर खर्च। रे डेलियो, प्रिंसिपल्स की पावर। कुछ दिन बीत गए, अर्जुन धीरे धीरे बदल रहा था। उसने अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। उसने एक एक्सेल शीट बनाई जिसमें वो हर रोज अपने हर खर्चे को नोट करता था। पहले हफ्ते में ही उसे पता चला कि वो महीने में लगभग 8,000 रुपए सिर्फ अननेसेसरी चीजों पर खर्च कर देता था। कॉफी शॉप्स, ऑनलाइन शॉपिंग, फूड डिलीवरी एप्स। उसने ये सब कम करना शुरू किया और किताब पढ़ता रहा। अगला चैप्टर था रे डेलियो का। रे डेलियो, ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के फाउंडर, दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड जो लगभग $150 बिलियन मैनेज करता था। डेलियो की कहानी यूनिक थी। वो सिर्फ एक ट्रेडर नहीं था, वो एक फिलोसोफर था। उसने अपनी पूरी जिंदगी प्रिंसिपल्स पर आधारित की थी। उसकी फेमस किताब थी प्रिंसिपल्स, लाइफ एंड वर्क। उसमें उसने लिखा था कि जिंदगी में हर चीज एक साइकिल में चलती है, इकोनॉमिक साइकिल्स, पॉलिटिकल साइकिल्स, सोशल साइकिल्स, बिजनेस साइकिल्स। हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है। अगर तुम इन पैटर्न्स को समझ लो तो तुम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हो। डेलियो ने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस को प्रिडिक्ट किया था। जब सब सोच रहे थे कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, तब डेलियो ने कहा, नहीं, बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है। लोगों ने उसे पागल कहा, लेकिन वो अपनी एनालिसिस पर अटल रहा। और फिर 2008 आया। लेमन ब्रदर्स क्रैश हो गई, पूरी दुनिया रिसेशन में चली गई। लेकिन ब्रिजवाटर, उनका फंड पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहा था। कैसे? क्योंकि डेलियो ने साइकिल को पहचाना था। उसने डेट साइकिल्स को स्टडी किया था। उसने समझा था कि जब इकोनॉमी में बहुत ज्यादा डेट हो जाए तो क्रैश इनएविटेबल हो जाता है। लेकिन अर्जुन के लिए सबसे पावरफुल लेसन था डेलियो का ये प्रिंसिपल, पेन प्लस रिफ्लेक्शन इक्वल्स प्रोग्रेस। यानी दर्द अगर सोच के साथ मिल जाए तो वो प्रोग्रेस में बदल जाता है। डेलियो कहता था, जब तुम फेल करो तो उसे सिर्फ दुख की बात मत समझो, उसे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझो। रिफ्लेक्ट करो कि मैं क्यों फेल हुआ, मैंने क्या गलत किया, मैं अगली बार बेहतर कैसे कर सकता हूं। अर्जुन ने अपनी जिंदगी के बारे में सोचा। कितनी बार वो असफल हुआ था। कॉलेज में प्लेसमेंट सीजन में कई कंपनीज ने उसे रिजेक्ट किया था। तब वो बस दुखी हुआ था, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि क्यों रिजेक्ट हुआ। क्या उसमें स्किल्स की कमी थी, कम्युनिकेशन की कमी थी, प्रेपरेशन की कमी थी? पहली गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था, तब वो बस हार्ट ब्रोकन हुआ था। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि रिलेशनशिप में उसकी क्या गलतियां थी। क्या वो पॉसेसिव था? क्या वो अपने करियर पर फोकस नहीं कर रहा था? पहली जॉब में 2 साल में कोई ग्रोथ नहीं मिली थी, तब वो सिर्फ कंप्लेन करता रहा था। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि उसने क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले थे, क्या उसने कोई न्यू स्किल सीखी थी। उस रात अर्जुन ने एक नोटबुक निकाली। पहले पेज पर उसने लिखा, मेरी गलतियां और उनसे मिली सीख। फिर वो एक एक करके अपनी हर असफलता को लिखना शुरू किया और साथ में ये भी लिखा कि उसने उससे क्या सीखा और अगली बार वो क्या डिफरेंटली करेगा। ये एक्सरसाइज पेनफुल थी। उसे अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना पड़ा,
उसे अपने ईगो को एक तरफ रखना पड़ा, लेकिन ये लिबरेटिंग भी थी। पहली बार उसे लग रहा था कि वो अपनी जिंदगी का कंट्रोल ले रहा है। लुइस बेकन, पेशेंस और कन्विक्शन। अगला नाम था लुइस बेकन, मूर कैपिटल मैनेजमेंट का फाउंडर। एक ऐसा आदमी जो बहुत कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो मार्केट सुनती थी। बेकन का फिलॉसफी था क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। वो कहता था, मुझे 100 मीडियोकर ट्रेड्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 5 एक्सीलेंट ट्रेड्स जिनमें मुझे पूरा कन्विक्शन हो। उसका एक गोल्डन रूल था, अगर तुम्हें किसी ट्रेड में 100% कॉन्फिडेंस नहीं है तो मत करो, वेट करो, अपॉर्चुनिटी आएगी। अर्जुन ने सोचा, ये तो मेरे बिल्कुल उल्टा है। वो तो हमेशा फोमो में रहता था। किसी ने कहा कि ये स्टॉक राइज करेगा तो तुरंत खरीद लिया, किसी ने बोला कि ये क्रिप्टो करेंसी अच्छी है तो इन्वेस्ट कर दिया। कभी खुद का एनालिसिस नहीं किया, कभी खुद की रिसर्च नहीं की। बेकन का एक और प्रिंसिपल था, डाइवर्सिफिकेशन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट इग्नोरेंस। यानी अगर तुम्हें पता नहीं कि क्या सही है तो तुम डाइवर्सिफाई करो, लेकिन अगर तुम्हें पक्का पता है कि कौन सा अपॉर्चुनिटी सही है तो उसमें कॉन्सेंट्रेटेड बेट लगाओ। वॉरेन बफेट ने भी यही कहा था, डाइवर्सिफिकेशन इज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट इग्नोरेंस, इट मेक्स वेरी लिटिल सेंस फॉर दोज हु नो व्हाट दे आर डूइंग। अर्जुन ने यह नोट किया। उसने सोचा कि अब वो ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करेगा, पहले खुद सीखेगा, खुद समझेगा और फिर डिसीजन लेगा। अगर आपको हमारी ये फ्री बुक समरी पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हर नई समरी की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं या यूपीआई के थ्रू डोनेट कर सकते हैं। आपका हर छोटा सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है और बेहतर कंटेंट लाने में मदद करता है। अब वापस कहानी पर चलते हैं। स्टैनली ड्रकनमिलर, बिग बेट्स का फलसफा। स्टैनली ड्रकनमिलर, जॉर्ज सोरोस के साथ काम करने वाला वो शख्स जिसने 1992 के ब्रिटिश पाउंड ट्रेड में की रोल प्ले किया था, लेकिन उसकी अपनी पहचान थी। ड्रकनमिलर का मानना था, द वे टू बिल्ड सुपीरियर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स इज थ्रू प्रेजर्वेशन ऑफ कैपिटल एंड होम रन्स। यानी लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने का तरीका है अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करना और जब परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिले तो जोर का वार करना। ड्रकनमिलर ने एक इंटरव्यू में कहा था, आई हैव लर्न्ड मेनी थिंग्स फ्रॉम जॉर्ज सोरोस, but perhaps the most significant is that it's not whether you're right or wrong that's important, but how much money you make when you're right and how much you lose when you're wrong. ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट था। अर्जुन ने सोचा, हम सब सोचते हैं कि सक्सेस का मतलब है हमेशा सही होना, लेकिन असल में सक्सेस का मतलब है कि जब तुम सही हो तो उसका मैक्सिमम फायदा उठाओ और जब तुम गलत हो तो तुरंत एग्जिट करो। ड्रकनमिलर ने सोरोस से एक और बात सीखी थी, पोजीशन साइजिंग। यानी जब तुम्हें किसी ट्रेड पर पूरा कन्विक्शन हो तो स्मॉल बेट मत लगाओ, बिग बेट लगाओ, लेकिन साथ ही अगर गलत हो तो इमीडिएटली कट योर लॉसेस। 1992 में जब सोरोस और ड्रकनमिलर ने ब्रिटिश पाउंड पर बेट लगाई थी तो उन्होंने अपने फंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगाया था। ये बहुत रिस्की था, लेकिन उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस था और वो राइट निकले। अर्जुन ने इससे ये सीखा, जिंदगी में भी जब तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी दिखे जिसमें तुम्हें पूरा भरोसा हो तो उसे हाफ हार्टेडली मत लो, फुली कमिट करो। लेकिन अगर चीजें गलत होने लगें तो ईगो में आकर उसमें फंसे मत रहो, एक्सेप्ट करो कि तुम गलत थे और आगे बढ़ो। ब्रूस कॉवनर, धैर्य का महत्व। ब्रूस कॉवनर कैक्सटन एसोसिएट्स के फाउंडर, लेकिन उसकी बैकग्राउंड बिल्कुल अलग थी। कॉवनर ने अपनी करियर की शुरुआत एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में की थी। हाँ, एक टैक्सी ड्राइवर। उसने न्यूयॉर्क में टैक्सी चलाई। वो दिन, वो रातें जब वो थकान से चूर होकर घर आता, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा कुछ और चल रहा होता था। वो मार्केट्स के बारे में पढ़ता था, इकोनॉमिक्स बुक्स पढ़ता था। रात को जब शहर सो जाता तो वो चार्ट्स देखता था। एक दिन उसने अपनी सारी सेविंग्स, सिर्फ $3000 कमोडिटीज मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए और कुछ ही हफ्तों में उसने उसे $40,000 बना दिया। ये उसकी स्टार्टिंग पॉइंट थी। वहां से उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन कॉवनर की कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट था उसका ये फिलॉसफी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ ट्रेडिंग इज टू प्ले ग्रेट डिफेंस, नॉट ग्रेट ऑफेंस। वो कहता था, अगर तुम अपने लॉसेस को कंट्रोल कर सको तो तुम सर्वाइव कर जाओगे, एंड इफ यू सर्वाइव लॉन्ग इनफ यू विल इवेंचुअली थ्राइव। कॉवनर बहुत पेशेंट था।
वो महीनों तक वेट कर सकता था सही अपॉर्चुनिटी के लिए। जब दूसरे ट्रेडर्स हर दिन ट्रेड कर रहे होते थे, तब वो बस ऑब्जर्व करता था, और फिर जब उसे परफेक्ट सेटअप दिखता था, तब वो स्ट्राइक करता था। अर्जुन ने ये पढ़कर अपनी जिंदगी को रिफ्लेक्ट किया। उसे याद आया कि पिछले साल उसने कोर्स खरीदा था, स्टॉक मार्केट मास्टरी, 15,000 रुपए में। उसने सिर्फ 2 वीडियोस देखे और फिर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसमें पेशेंस नहीं था। वो तुरंत रिजल्ट्स चाहता था। उसने 3 महीने जिम की मेंबरशिप ली थी, 9,000 रुपए में। 1 हफ्ते गया, फिर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि तुरंत एब्स नहीं दिखे। उसने एक साइड बिजनेस शुरू किया था, ड्रॉप शिपिंग, 25,000 रुपए इन्वेस्ट किए। 2 महीने में कोई सेल नहीं हुई तो क्विट कर दिया। उसे एहसास हुआ, मेरी सबसे बड़ी कमी पेशेंस की है। वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता था, लेकिन दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग पेशेंस के मास्टर्स थे। अर्जुन ने लिखा, सक्सेस एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जिम रॉजर्स, दुनिया को देखो। जिम रॉजर्स, वो आदमी जिसने अपनी मोटरसाइकिल पर पूरी दुनिया की यात्रा की, 100 से ज्यादा देश, हर कल्चर को देखा, हर इकोनॉमी को महसूस किया। रॉजर्स का फिलॉसफी था, I just wait until there is money lying in the corner and all I have to do is go over there and pick it up. उसका मानना था कि अपॉर्चुनिटीज हमेशा होती हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि वो अपनी डेस्क से चिपके रहते हैं। वो सिर्फ अपने कंट्री, अपने सिटी, अपने लिमिटेड दायरे में सोचते हैं। वो सिर्फ पॉपुलर ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। रॉजर्स ने चाइना में इन्वेस्ट किया था जब कोई चाइना के बारे में बात भी नहीं कर रहा था, 1980s में। आज चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। उसने कमोडिटीज में इन्वेस्ट किया था जब सब टेक्नोलॉजी स्टॉक्स खरीद रहे थे। आज कमोडिटीज की डिमांड स्काई हाई है। कैसे पता चला? क्योंकि उसने दुनिया को देखा था। उसने चाइना की सड़कों पर चलकर देखा था कि वहां कितनी तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। उसने अफ्रीका जाकर देखा था कि वहां नेचुरल रिसोर्सेज कितने हैं। अर्जुन ने सोचा, मैं भी तो ऐसा ही हूं। मैं सिर्फ अपनी ऑफिस, अपने शहर, अपने लिमिटेड सर्कल में सोचता हूं। उसने कभी ये नहीं सोचा कि इंडिया के बाहर क्या हो रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी कैसे चल रही है, जियोपॉलिटिक्स कैसे मार्केट्स को अफेक्ट कर रही है। उसने डिसाइड किया, अब से वो न्यूज़पेपर्स पढ़ेगा, इंटरनेशनल न्यूज़ फॉलो करेगा, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को समझेगा। माइकल मार्कस, रिस्क मैनेजमेंट का मास्टर। माइकल मार्कस, कमोडिटीज ट्रेडिंग का एक लेजेंड। मार्कस ने एक बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल बात कही थी, You have to minimize your losses and try to preserve capital for those very few instances where you can make a lot in a very short period of time. उसका 80-20 रूल था। 80% टाइम तुम सिर्फ कैपिटल को प्रिजर्व करो, स्मॉल लॉसेस लो या ब्रेक इवन पर रहो, लेकिन उस 20% टाइम के लिए रेडी रहो जब बिग अपॉर्चुनिटी आए, और जब वो अपॉर्चुनिटी आए तो फुली कैपिटलाइज करो। मार्कस का ये भी कहना था, लूजर्स एवरेज लूजर्स, यानी अगर तुमने कोई गलत ट्रेड किया है और उसमें लॉस हो रहा है तो उसमें और पैसा डालकर एवरेज करने की कोशिश मत करो, बस कट योर लॉस एंड मूव ऑन। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो अपनी ईगो की वजह से लूजिंग ट्रेड में फंसे रहते हैं। अरे थोड़ा और वेट करते हैं, शायद वापस ऊपर आ जाए, और फिर छोटा लॉस बड़ा बन जाता है। अर्जुन ने अपनी पास्ट मिस्टेक्स को याद किया। पिछले साल उसने एक स्टॉक खरीदा था 20,000 रुपए का। स्टॉक गिरने लगा। उसने सोचा अभी बेच दूं तो 2,000 का लॉस होगा, वेट करता हूं। फिर और गिरा, तब तक 5,000 का लॉस हो गया था। फिर भी उसने होल्ड किया, ईगो में। आज वो स्टॉक उसके पोर्टफोलियो में पड़ा है -12,000 के लॉस में। अगर उसने शुरू में ही 2,000 का लॉस एक्सेप्ट कर लिया होता तो बाकी के 18,000 रुपए वो कहीं और प्रॉफिटेबल तरीके से इन्वेस्ट कर सकता था। ये सबक महंगा था लेकिन जरूरी था। अर्जुन ने लिखा, ईगो से ज्यादा महंगी कोई चीज नहीं होती। जॉन हेनरी, सिस्टम्स और डिसिप्लिन। जॉन हेनरी, बेस्ट स्टॉक ट्रेडर्स ऑफ ऑल टाइम, बॉस्टन रेड सॉक्स बेसबॉल टीम के ओनर, लेकिन पहले एक फिनोमिनल ट्रेडर। हेनरी की स्पेशलिटी थी ट्रेंड फॉलोइंग। उसने एक सिस्टमैटिक अप्रोच डेवलप किया था। उसने एल्गोरिदम्स बनाए, रूल्स बनाए, और फिर उन रूल्स को रिलीजियसली फॉलो किया। कभी इमोशंस को बीच में नहीं आने दिया, कभी गट फीलिंग पर ट्रेड नहीं किया, सब डेटा ड्रिवन था। हेनरी कहता था, वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ बीइंग राइट, वी आर इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग मनी। ये बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव था। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि वो हर बार सही हों। उनकी ईगो उन्हें ये एक्सेप्ट नहीं करने देती कि वो गलत हो सकते हैं।
लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर्स जानते हैं कि 100% एक्यूरेसी इम्पॉसिबल है। आप 40% बार भी सही हो सकते हैं और फिर भी बहुत पैसा कमा सकते हैं अगर आपके विनिंग ट्रेड्स बड़े हों और लूजिंग ट्रेड्स छोटे हों। अर्जुन ने सोचा, मेरी जिंदगी में कोई सिस्टम नहीं है। मूड के हिसाब से चलता था। कभी मोटिवेट फील करता तो जिम चला जाता, कभी नहीं करता। कभी पेडे पर अच्छे मूड में होता तो महंगे रेस्टोरेंट में खा लेता, कभी मंथ एंड में ब्रोक रहता तो मैगी खाता। कोई डिसिप्लिन नहीं थी। उसने फैसला किया अब से वो अपने लिए सिस्टम्स बनाएगा। हर महीने की 1 तारीख को सैलरी आते ही 20% सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर, 15% इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, 10% इमरजेंसी फंड में, बाकी 55% से ही सारा महीना चलाना है। कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं। एड सिकोटा, साइकोलॉजी की पावर। एड सिकोटा शायद सबसे फिलॉसफिकल ट्रेडर जिसके बारे में अर्जुन ने पढ़ा। सिकोटा का सबसे फेमस कोट था, एवरीबडी गेट्स व्हाट दे वांट फ्रॉम द मार्केट। पहली बार पढ़ने पर यह स्ट्रेंज लगता है, लेकिन जब आप इसे डीपली सोचते हैं तो यह बहुत प्रोफाउंड है। सिकोटा कहता था, अगर कोई आदमी मार्केट में बार बार लॉसेस ले रहा है तो अनकॉन्शियसली वो यही चाहता है। शायद वो खुद को पनिश करना चाहता है, शायद उसे फेलियर कंफर्टेबल लगता है, शायद वो सच में सक्सीड नहीं करना चाहता क्योंकि सक्सेस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ये साइकोलॉजी की डीप बात थी। अर्जुन ने अपने आप से पूछा, मैं सच में क्या चाहता हूं? वो रुका, सोचा। पैसा? हां, लेकिन सिर्फ पैसा नहीं। वो चाहता था फ्रीडम। फ्रीडम ये चूज करने की कि वो क्या काम करे, कहां रहे, कैसे जिए। वो चाहता था रिस्पेक्ट, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से, अपने आप से। वो चाहता था पीस ऑफ माइंड। वो टायर्ड था हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहने से। लेकिन अब तक उसने क्या किया था ये सब पाने के लिए? कुछ नहीं। बस सोचा था, कंप्लेन किया था, दूसरों को ब्लेम किया था, गवर्नमेंट को, सिस्टम को, अपनी लक को, लेकिन खुद में कोई बदलाव नहीं किया था। सिकोटा का एक और कोट याद आया, विन और लूज, एवरीबडी गेट्स व्हाट दे वांट आउट ऑफ द मार्केट। सम पीपल सीम टू लाइक टू लूज, सो दे विन बाय लूजिंग मनी। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। उसे रियलाइज हुआ, शायद मैं भी लॉस को कंफर्टेबल पाता हूं। शायद मैं भी एक्सक्यूजेस बनाना चाहता हूं कि मैं लकी नहीं हूं, कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, कि सिस्टम करप्ट है। क्योंकि अगर मैं सच में ट्राई करूं और फिर फेल हो जाऊं तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम मुझ में है। ये अनकंफर्टेबल ट्रूथ था, लेकिन जरूरी ट्रूथ था। उस रात अर्जुन ने एक कमिटमेंट की। उसने अपने फोन में एक नोट लिखा, मैं अब बहाने नहीं बनाऊंगा, मैं एक्शन लूंगा। अगर फेल हुआ तो एक्सेप्ट करूंगा, सीखूंगा और दोबारा ट्राई करूंगा, लेकिन मैं कोशिश करना बंद नहीं करूंगा। मार्टी श्वार्ट्ज, ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी। मार्टी श्वार्ट्ज एक एनालिस्ट जो फेल्ड ट्रेडर बन गया और फिर चैंपियन ट्रेडर बन गया। श्वार्ट्ज की कहानी इंस्पिरेशनल थी क्योंकि वो हमेशा सक्सेसफुल नहीं था। उसने 10 साल तक ट्रेडिंग की और ज्यादातर टाइम लॉसेस लिए। वो डिप्रेस्ड था, फ्रस्ट्रेटेड था, उसकी वाइफ ने लगभग उसे छोड़ दिया था। लेकिन फिर एक दिन कुछ बदला। उसने अपने ईगो को एक तरफ रखा। उसने एक्सेप्ट किया कि वो जो कर रहा था वो गलत था। उसने अपने पूरे अप्रोच को चेंज किया। उसने टेक्निकल एनालिसिस सीखा, चार्ट्स रीडिंग सीखी, प्राइस एक्शन को समझा और सबसे इंपॉर्टेंट, उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखा। श्वार्ट्ज ने बाद में कहा, आई टर्न्ड फ्रॉम अ लूजर टू अ विनर व्हेन आई वाज एबल टू सेपरेट माय ईगो नीड्स फ्रॉम मेकिंग मनी। यानी जब उसने ये समझ लिया कि राइट होना से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसा कमाना, तब उसकी जिंदगी बदल गई। अर्जुन ने सोचा, कितनी बार मैंने अपनी ईगो की वजह से गलत डिसीजंस लिए हैं। कितनी बार उसने किसी से एडवाइस लेने से मना कर दिया था क्योंकि उसे लगा कि मुझे पता है। कितनी बार उसने अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं की और ब्लेम दूसरों पर डाल दिया। ईगो, यही सबसे बड़ी बाधा थी। श्वार्ट्ज का यह भी कहना था, इन दिस बिजनेस इफ यू आर गुड यू आर राइट 6 times out of 10, यू आर नेवर गोइंग टू बी राइट 9 times out of 10। यह रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन था और यही सच्चाई है, ट्रेडिंग में हो या लाइफ में। आप हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन आप कंसिस्टेंटली बेटर हो सकते हैं। बदलाव की शुरुआत, अर्जुन का नया सफर। 3 महीने बीत गए थे। अब अर्जुन वो अर्जुन नहीं रहा था जो था 3 महीने पहले। उसने एक ब्रांड न्यू नोटबुक खरीदी थी, डार्क ब्लू कवर, 200 पेजेस। पहले पेज पर उसने बड़े बड़े लेटर्स में लिखा था, माय प्रिंसिपल्स।
उसमें उसने लिखा 1. हर डिसीजन डेटा ड्रिवन होगी, इमोशन ड्रिवन नहीं. 2. हर गलती को लिखूंगा और उससे सीखूंगा. 3. शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन छोड़कर लॉन्ग टर्म विजन पर फोकस करूंगा. 4. ईगो को कंट्रोल करूंगा, राइट होने से ज्यादा इफेक्टिव होना जरूरी है. 5. हर दिन कुछ नया सीखूंगा, कोई बुक, आर्टिकल, पॉडकास्ट, एनीथिंग. 6. अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दूंगा क्योंकि वेल्थ विदाउट हेल्थ मीनिंगलेस है. 7. मंथली रिव्यू करूंगा, फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, पर्सनली. उसने अपने फाइनेंसेस को रीऑर्गेनाइज किया. अब तक उसके पास 42,000 रुपीज सेविंग्स थी. उसने उनमें से 10,000 इमरजेंसी फंड में रखे अभी के लिए, 15,000 इंडेक्स फंड में सिप स्टार्ट की 5,000 पर मंथ, 10,000 लिक्विड फंड में शॉर्ट टर्म के लिए, 7,000 उसने अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए रखे, बुक्स, कोर्सेज, सर्टिफिकेशंस. उसने अपने मंथली बजट को स्ट्रिक्ट बनाया. सैलरी 75,000 रुपीज, मैंडेटरी, रेंट 25,000, ग्रोसरीज 8,000, ट्रांसपोर्ट 4,000, बिल्स 5,000, टोटल 42,000. सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, इमरजेंसी फंड 3,000, म्यूचुअल फंड्स, सिप 5,000, पीपीएफ 3,000, गोल्ड डिजिटल 2,000, टोटल 13,000. डिस्क्रिशनरी, entertainment 5,000, dining out 3,000, shopping 4,000, personal care 2,000, miscellaneous 4,000, total 18,000. Skill development, books, courses 2,000, total 42,000 plus 13,000 plus 18,000 plus 2,000 equals 75,000. अब हर रुपए की जगह तय थी, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई इंपल्सिव स्पेंडिंग नहीं. रियल टेस्ट, कोविड क्राइसिस. 2020 आया और उसके साथ आया कोविड-19. पूरी दुनिया लॉकडाउन में चली गई, ऑफिसेज बंद हो गए, इकोनॉमी क्रैश हो रही थी, स्टॉक मार्केट में हर रोज गिरावट. लोग पैनिक में थे, सोशल मीडिया पर हर दिन नेगेटिव न्यूज, रिसेशन आ गया, सब बर्बाद हो जाएगा, अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स निकाल लो. अर्जुन के ऑफिस के कई लोगों ने अपने म्यूचुअल फंड्स रिडीम कर लिए. भाई अभी बेच देता हूं, बाद में फिर खरीद लूंगा जब मार्केट स्टेबल हो जाए. लेकिन अर्जुन वो शांत था. क्यों? क्योंकि उसने वो किताब पढ़ी थी. उसने पॉल ट्यूडर जोन्स को पढ़ा था जिसने 1987 का क्रैश प्रेडिक्ट किया था. उसने रे डैलियो को पढ़ा था जिसने 2008 क्राइसिस में भी प्रॉफिट कमाया था. उन सब का एक ही मैसेज था, साइकिल्स होते हैं, जो नीचे जाता है वो ऊपर भी आता है. पैनिक मत करो, अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करो. मार्च 2020 में जब सेंसेक्स 25,000 के नीचे आ गया 38,000 से, तब ज्यादातर लोग बेच रहे थे. लेकिन अर्जुन ने अपनी SIPs कंटिन्यू रखी, बल्कि उसने अपनी इमरजेंसी फंड में से 20,000 रुपीज निकाले और एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किए. उसके फ्रेंड्स ने कहा, तू पागल हो गया है क्या, अभी तो सब डूब रहा है. अर्जुन ने शांति से कहा, मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं, आज के 5 साल बाद ये डिसीजन सही साबित होगा. और सच में 6 महीने बाद नवंबर 2020 में जब सेंसेक्स 40,000 प्लस पर था, तब जिन लोगों ने मार्च में बेचा था वो रो रहे थे. और अर्जुन क्या, उसका पोर्टफोलियो 35% ऊपर था. लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं बेचा क्योंकि ये अभी भी शॉर्ट टर्म था. उसकी नजर 10 to 15 ईयर्स पर थी. प्रोफेशनल ग्रोथ. अर्जुन ने सिर्फ फाइनेंशियली ही नहीं, प्रोफेशनली भी ग्रोथ देखी. जब कोविड लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारे लोग नेटफ्लिक्स देख रहे थे, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे थे. लेकिन अर्जुन ने उस टाइम को इन्वेस्ट किया. उसने 3 ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस कंप्लीट की, डेटा एनालिटिक्स, पाइथन प्रोग्रामिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, AWS. उसने हर वीकेंड 4 से 5 घंटे सीखने में लगाए. 6 महीने बाद जब लॉकडाउन खुला तो उसकी कंपनी में एक न्यू प्रोजेक्ट आया, डेटा माइग्रेशन टू क्लाउड. अर्जुन ने वॉलंटियर किया, उसकी रिसेंटली गेन्ड स्किल्स काम आई, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा. 3 महीने बाद प्रमोशन, सीनियर एनालिस्ट से टीम लीड, सैलरी इंक्रीज 75,000 से 95,000. लेकिन अर्जुन को सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि ये उसकी मेहनत का रिजल्ट था, लक नहीं, प्रेपरेशन था. उसे विक्रम की एक बात याद आई, लक इज व्हेन प्रेपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी. पर्सनल रिलेशनशिप्स में बदलाव. अर्जुन की गर्लफ्रेंड नेहा ने भी उसमें बदलाव देखा. पहले अर्जुन हमेशा स्ट्रेस्ड रहता था, हमेशा पैसे की बात करता था, हमेशा कंप्लेन करता था. लेकिन अब वो शांत था, फोकस था, क्लियर विजन था. एक दिन नेहा ने कहा, तुम बदल गए हो अर्जुन, पॉजिटिवली. मुझे ये बदलाव पसंद है. अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा,
मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल ले रहा हूँ। पहले मैं सर्कमस्टांसेस का विक्टिम था, अब मैं अपनी चॉइसेस का क्रिएटर हूँ। नेहा ने पूछा, ये सब कैसे हुआ? अर्जुन ने उसे वो किताब के बारे में बताया, द इनविजिबल हैंड्स, और उसने ये भी बताया कि उसने उस किताब से क्या सीखा। नेहा को भी इंटरेस्ट आया, उसने भी वो किताब पढ़ी। धीरे धीरे वो दोनों एक टीम बन गए, फाइनेंशियल प्लानिंग में, लाइफ गोल्स में, एवरीथिंग। वो साथ बैठकर अपना फ्यूचर प्लान करने लगे। 5 साल में क्या अचीव करना है, 10 साल में कहाँ होना है। ये रिलेशनशिप सिर्फ इमोशनल नहीं रही, प्रैक्टिकल भी बन गई, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन गई। छोटी जीत, बड़ा एहसास। 3 साल बीत गए थे उस दिन से जब अर्जुन ने पहली बार दी इनविजिबल हैंड्स पढ़ी थी। अब वो 35 साल का था। उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, इमरजेंसी फंड 3 लाख, 6 महीने एक्सपेंसेस, म्यूचुअल फंड्स 4.2 लाख मंथली SIP से, PPF 1.8 लाख, स्टॉक्स डायरेक्ट 1.5 लाख, गोल्ड डिजिटल 80,000, FD 2 लाख, टोटल लगभग 13.3 लाख। ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन 3 साल पहले के 42,000 से बहुत बेहतर थी। और सबसे बड़ी बात, ये ग्रोइंग था। हर महीने कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक काम कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव पैसे में नहीं, माइंडसेट में था। अर्जुन अब कॉन्फिडेंट था। उसे पता था कि वो कहाँ जा रहा है, उसे पता था कि कैसे जा रहा है। वो अब टीवी पर आने वाले स्टॉक टिप्स पर डिपेंड नहीं करता था, वो खुद रिसर्च करता था। वो अब इम्पल्सिव नहीं था, पेशेंट था। गिविंग बैक। एक दिन ऑफिस में एक जूनियर राहुल अर्जुन के पास आया। भैया, मुझे कुछ एडवाइस चाहिए। मैं फाइनेंशियली स्टक फील कर रहा हूँ। हर महीने सैलरी आती है और चली जाती है, कुछ बचता नहीं। अर्जुन को अपना 3 साल पहले का चेहरा दिखा राहुल में। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बैठ, कॉफी लेते हैं। अगले 1 घंटे में अर्जुन ने उसे वो सब बताया जो उसने सीखा था। विक्रम ने जैसे उसकी मदद की थी, वैसे ही अब वो राहुल की मदद कर रहा था। उसने राहुल को वो किताब रेकमेंड की, उसने अपनी बजटिंग स्ट्रैटेजी शेयर की, उसने अपनी गलतियों के बारे में बताया ताकि राहुल वो गलतियां न दोहराएं। राहुल ग्रेटफुल था। थैंक यू भैया, आपने मेरी आंखें खोल दी। अर्जुन को अच्छा लगा, बहुत अच्छा। उसे रियलाइज हुआ, जब तुम किसी की मदद करते हो तो असल में तुम अपनी लर्निंग्स को रीइंफोर्स कर रहे होते हो। टीचिंग सबसे अच्छा तरीका है लर्निंग को सॉलिडिफाई करने का। विक्रम सर से आखिरी बातचीत। 5 साल बाद विक्रम रिटायर हो रहे थे। उनका फेयरवेल था कंपनी में। अर्जुन उनसे मिलने गया। सर, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने 5 साल पहले मुझे जो किताब रेकमेंड की थी, उसने मेरी जिंदगी बदल दी। विक्रम ने प्यार से अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। मैंने सिर्फ किताब रेकमेंड की थी अर्जुन। पढ़ना, समझना, इंप्लीमेंट करना, ये सब तुमने किया। क्रेडिट तुम्हारा है। अर्जुन ने पूछा, सर एक आखिरी सवाल, आप लंदन से इंडिया वापस क्यों आए थे? आप वहां हेज फंड में इतना अच्छा कर रहे थे। विक्रम ने गहरी सांस ली। क्योंकि अर्जुन, मैंने रियलाइज किया कि लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं है। मैंने वहां बहुत पैसा कमाया, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं दे पा रहा था। मेरी शादी टूट गई, मेरी हेल्थ खराब हो रही थी। मैं सिर्फ एक मनी मेकिंग मशीन बन गया था। तो मैंने डिसाइड किया, इनफ, अब मैं इंडिया वापस जाऊंगा, थोड़ा शांत लाइफ जीऊंगा, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, और हाँ, अगर कोई यंग पर्सन मिले जैसे तुम, तो उसकी मदद करूंगा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। सर, आपने सिर्फ मुझे फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी, आपने मुझे लाइफ का बैलेंस सिखाया। विक्रम मुस्कुराए। बस इतना याद रखना अर्जुन, वेल्थ तब वैल्यूएबल है जब उसे सही चीजों के लिए यूज करो। हेल्थ, रिलेशनशिप्स, एक्सपीरियंसेस, गिविंग बैक टू सोसाइटी, ये सब इंपॉर्टेंट है। एंडिंग। जिंदगी का असली मतलब। आज अर्जुन 40 साल का है। वो अब एक सीनियर पोजीशन पर है, अच्छी सैलरी है। उसने अपने पेरेंट्स के लिए एक छोटा सा घर ले लिया है। उसकी और नेहा की शादी हो चुकी है। वो फाइनेंशियली सिक्योर है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अर्जुन अब एंग्शियस नहीं रहता, स्ट्रेस नहीं रहता, वरिड नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसके पास एक प्लान है, एक विजन है, प्रिंसिपल्स हैं। वो जानता है कि जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, मार्केट क्रैशेस होंगे, इकोनॉमिक रिसेशंस होंगे, पर्सनल सेटबैक्स होंगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास सही माइंडसेट है, डिसिप्लिन है, पेशेंस है, कंटिन्यूस लर्निंग की अप्रोच है, रिस्क मैनेजमेंट स्किल्स हैं, तो तुम कुछ भी फेस कर सकते हो। एक शाम अर्जुन अपनी बालकनी में बैठा था, हाथ में कॉफी, सामने सनसेट। उसने सोचा उस 32 साल के फ्रस्ट्रेटेड अर्जुन के बारे में, जो 8 साल पहले सोचता था, क्या मैं हमेशा ऐसे ही जीऊंगा? और फिर आज के अर्जुन के बारे में सोचा। कोई मैजिक नहीं हुआ था, कोई लॉटरी नहीं लगी थी, कोई मसीहा नहीं आया था। बस उसने इंतजार करना छोड़ दिया, बहाने बनाना छोड़ दिया, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू किया, छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस लिए और पेशेंस रखा। और शायद बस यही तो दी इनविजिबल हैंड्स का असली संदेश था। हम सब अपनी जिंदगी के इनविजिबल हैंड्स हैं।
हम ही अपनी किस्मत के असली ट्रेडर्स हैं, हम ही अपने भविष्य के आर्किटेक्ट्स हैं। सवाल बस ये है कि क्या हम अपनी पावर को रिकग्नाइज करते हैं? क्या हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हैं? क्या हम भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत रखते हैं? क्या हम लॉन्ग टर्म खेलने के लिए पेशेंट हैं? अर्जुन के लिए जवाब था हाँ, और शायद आपके लिए भी जवाब हाँ हो सकता है। बस शुरुआत करनी है, आज से, अभी से, क्योंकि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आएगा, बस आता है अवसर और जाता है। इंपॉर्टेंट ये है कि जब वो आए तो तुम तैयार हो। FAQ सेक्शन 1। इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज क्या है? इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि दुनिया की आर्थिक दिशा वो लोग तय करते हैं जो भीड़ से अलग सोचते हैं, जो इकोनॉमिक साइकिल्स को समझते हैं और जो अपनी इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। एब्सोल्युटली। हालांकि किताब में जिन लेजेंडरी ट्रेडर्स की बात की गई है, उनमें से कई 1980s, 90s और 2000s में सबसे ज्यादा एक्टिव थे, लेकिन उनके कोर प्रिंसिपल्स आज भी उतने ही रेलेवेंट और पावरफुल हैं। इकोनॉमिक साइकिल्स आज भी वैसे ही वर्क करते हैं जैसे पहले करते थे। ह्यूमन साइकोलॉजी, ग्रीड, फियर, फोमो, पैनिक आज भी वही है। मार्केट पैटर्न्स आज भी रिपीट होते हैं। आज की डिजिटल एज में जहां इंफॉर्मेशन की ओवरवेलमिंग भरमार है, 24/7 न्यूज साइकिल्स हैं, सोशल मीडिया पर हर कोई एक्सपर्ट बना बैठा है, वहां ये प्रिंसिपल्स और भी जरूरी हो गए हैं। डिसिप्लिन, पेशेंस, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब क्वालिटीज आज के वॉलेटाइल और अनप्रिडिक्टेबल मार्केट्स में और भी वैल्यूएबल हैं। प्लस इंडिया स्पेसिफिकली एक इमर्जिंग इकोनॉमी है जहां फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत जरूरत है, और ये किताब उस डायरेक्शन में एक एक्सीलेंट स्टार्टिंग पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की बुक समरी, द इनविजिबल हैंड्स। सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक नजरिया है जिंदगी को देखने का, समझने का और जीने का। मैंने आपको बताया कि कैसे जॉर्ज सोरोस ने एक पूरी सरकार को चुनौती दी, कैसे पॉल ट्यूडर जोन्स ने 1987 के क्रैश को प्रिडिक्ट किया, कैसे रे डालियो ने प्रिंसिपल्स की पावर को प्रूव किया, और कैसे इन सब के लेसन्स एक ऑर्डिनरी आदमी की जिंदगी को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकते हैं। अगर आपको ये डिटेल समरी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई समरी की नोटिफिकेशन मिले। कमेंट्स में जरूर बताएं कि इस किताब से आपको सबसे ज्यादा क्या सीखने को मिला। और हाँ, अगर आप भी अपनी जिंदगी में कोई बदलाव लाना चाहते हैं तो याद रखिए, कोई परफेक्ट टाइम नहीं आएगा, कोई मसीहा नहीं आएगा, बस आपको शुरुआत करनी है आज से, अभी से। छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, कंसिस्टेंट रहिए, पेशेंट रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप पर, अपनी जर्नी पर बिलीव कीजिए। धन्यवाद इस लंबी समरी को अंत तक सुनने के लिए। मुझे पता है ये डिटेल थी, लेकिन मैं चाहता था कि आपको इस किताब का पूरा एसेंस मिले। मिलते हैं अगली बुक समरी में एक और इंस्पायरिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए खुद पर भरोसा रखिए, अपने सपनों का पीछा कीजिए, और याद रखिए, आप ही अपनी जिंदगी के इनविजिबल हैंड्स हैं। बुक सफर के साथ बने रहिए। जय हिंद।